So students, in today's class we will continue डिसीजन मेकिंग। हम क्या कंटिन्यू करेंगे? डिसीजन मेकिंग। देखिए डिसीजन मेकिंग के दो कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इफ और इफ एल्स। ठीक, जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है इफ एल्स इफ। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इफ एल्स इफ। थर्ड कॉन्सेप्ट कौन सा है? इफ एल्स इफ। तो वी आर गोइंग टू स्टडी द इफ एल्स इफ। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे इफ एल्स इफ की बात करते हो तो इफ एल्स इफ कब यूज होगा? व्हेन द नंबर ऑफ कंडीशंस आर मोर देन वन। जब एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं, या यू कैन से व्हेन देयर आर मोर देन वन ऑल्टरनेटिव। जब एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव हो जाते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम इफ एल्स इफ को यूज करते हैं। जैसे अभी तक आपने इफ पढ़ा, आपने इफ एल्स पढ़ा, तो इफ में एक ही कंडीशन होती थी, इफ एल्स में भी एक ही कंडीशन होती है। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस हो जाती हैं, बहुत सारी कंडीशंस हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जब कंडीशंस एक से ज़्यादा हो, जब एक से ज़्यादा कंडीशन आपके पास हो, तो उस केस में आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग का? इफ एल्स इफ। ठीक है, तो देखिए मोर देन वन कंडीशंस कैसे हो सकती हैं। जैसे आपसे कहा गया कि आपको किसी स्टूडेंट को ग्रेड अलॉट करने हैं, लेकिन ग्रेड अलॉट करने के लिए आपके पास कई सारी सिचुएशंस हैं कि मतलब अगर उसके मार्क्स जो है इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो ये ग्रेड होनी चाहिए, इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो ये ग्रेड होनी चाहिए, लाइक दिस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क्स लेस आर इक्वल्स टू 30, तो हमने उसको ग्रेड प्रोवाइड करनी है ई। ये मार्क्स है और ये हमारी ग्रेड। ठीक, तो अगर मार्क्स लेस आर इक्वल्स टू 30 है तो ग्रेड क्या प्रोवाइड करनी है? ई। यहीं पर अगर कहता है कि मार्क्स मोर देन 30 एंड मार्क्स लेस आर इक्वल्स टू 50, देन यू हैव टू प्रोवाइड द ग्रेड। कौन सी ग्रेड प्रोवाइड करेंगे? डी। मार्क्स मोर देन 50 एंड मार्क्स लेस आर इक्वल्स टू 70, बी ग्रेड, सॉरी सी ग्रेड। मार्क्स मोर देन 70 एंड मार्क्स लेस आर इक्वल्स टू 90। ठीक, तो ग्रेड कौन सी होगी? बी। मार्क्स मोर देन 90, तो ग्रेड कौन सी है? ए। देखो बेटा, अब यहां पर क्या है? यहां पर आपके सामने कई सारी कंडीशंस है, यहां पर आपके सामने कई सारी सिचुएशंस है कि मार्क्स अगर मोर देन 30 है, लेस आर इक्वल्स टू 30 है तो ई ग्रेड। मार्क्स अगर आपके पास 30 से ज्यादा है और 50 से लेस है, ठीक है, यानी 31 टू 50 तो डी ग्रेड। मार्क्स मोर देन 50 यानी 51 टू 70 तो सी ग्रेड। मार्क्स मोर देन 70 यानी कि 71 टू 90 तो बी ग्रेड, और मार्क्स मोर देन 90 तो ए ग्रेड। अब यहां पर बात गौर करने वाली ये है कि जब मार्क्स की हम बात कर रहे हैं तो अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करते हैं तो उस स्टूडेंट ने इसमें से कोई एक ही क्राइटेरिया जो है वो कनेक्ट किया होगा या टच किया होगा। एक स्टूडेंट इन सारे क्राइटेरियाज को एक सब्जेक्ट में टच नहीं कर सकता। सपोज सब्जेक्ट हमने ले लिया मैथ्स, ठीक है, तो या तो उसके जो मैथ्स में मार्क्स होंगे या तो वो इस क्राइटेरिया को बिलोंग करते होंगे या इस क्राइटेरिया को बिलोंग करते होंगे, या इस क्राइटेरिया को बिलोंग करते होंगे या इस क्राइटेरिया को बिलोंग करते होंगे या इस क्राइटेरिया को बिलोंग करते होंगे। सारे क्राइटेरिया को उसके मार्क्स बिलोंग नहीं कर सकते। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, मैंने आपसे क्या कहा कि जब नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स इंक्रीज कर जाते हैं, व्हेन वी हैव मोर देन वन कंडीशंस, जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो जाती है तो उस केस में हम अपना कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? इफ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक, अब यहां पर हमारे पास देखो कितने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, कितनी सारी सिचुएशंस हैं या कितनी सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 वी हैव
5 alternatives are, you can say 5 conditions are, we have 5 situations, और इन पांचों में से कोई भी एक ही ट्रू होगी। ठीक, सपोज मैंने अभी आपसे बताया कि अगर हम मैथ्स की बात करें तो एक स्टूडेंट सारे क्राइटेरिया टच नहीं कर सकता, कोई एक क्राइटेरिया टच करेगा। सपोज उसने ये वाला क्राइटेरिया टच किया तो he or she will get the grade A, अगर उसने ये क्राइटेरिया टच किया तो he or she will get the grade C। बात मेरी समझ में आ रही है? तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या शुरू करते हैं, यहाँ पर हम शुरू करते हैं इफ एल्स इफ। तो सबसे पहले वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स इफ, कि इफ एल्स इफ को किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, वेरी फर्स्ट इफ टेस्ट एक्सप्रेशन बॉडी ऑफ इफ स्टार्ट्स, यहां से क्या स्टार्ट हो गया, इफ की बॉडी स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद देखिए यहां पर स्टेटमेंट, कल भी मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का कोई कंपल्शन नहीं होता है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का कोई भी कंपल्शन नहीं होता है, किसी भी ब्लॉक में कितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इफ। इसके बाद क्या लगेगा, एल्स इफ, क्या लगेगा, एल्स इफ और एल्स इफ। ठीक, और इसके पैरेंथेसिस में हम अगली टेस्ट एक्सप्रेशन पास करेंगे, इसमें हमने अगली एक्सप्रेशन पास करी और इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हम इसमें पास करेंगे। ठीक, नंबर ऑफ, फिर से एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का कोई कंपल्शन नहीं होता है। ठीक है, एक ब्लॉक में कितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड लगाया मैंने यहां पे एल्स इफ, टेस्ट एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट सेकेंड। ठीक, और ये बंद हो गया। ठीक, इसी तरीके से एल्स इफ, कितने भी एल्स इफ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशंस का, जैसे यहाँ पर 5 कंडीशंस हैं, हो सकता है कोई आपके सामने प्रोग्राम ऐसा है जिसमें सिर्फ 3 ही कंडीशन हो सकता है आपके सामने कोई प्रोग्राम ऐसा हो जिसमें 7 कंडीशन हो, 7 कंडीशंस हो सकता है, कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसमें 10 कंडीशंस हो। तो जितने नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होंगे, जितने नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एल्स इफ लगते चले जाएंगे, जितने नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इफ एल्स इफ लगते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पे कितने एल्स इफ लगेंगे, यहाँ पे 4 एल्स इफ लगेंगे, 1 2 3 4, या 3 एल्स इफ लग जाएंगे, 1 एल्स लग जाएगा, वो भी चीजें मैं आपको सब बाकी चल के बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फिर हमने एक लगाया सपोज एल्स इफ, इसमें क्या आ जाएगी, टेस्ट एक्सप्रेशन, ये आ गई आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन, और ये हो गया आपका स्टेटमेंट, सपोज स्टेटमेंट 1, और ये हो गया आपका स्टेटमेंट 2। ठीक, ये हमने यहां पे डिजाइन कर दिया एल्स। ठीक है, और ये हो गया स्टेटमेंट एक्स। ठीक, तो ये यहां से लेकर के यहां तक कि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, एल्स इफ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब देखिए हम इसके मैकेनिक्स की बात करते हैं कि हाउ इट वर्क्स। ये जब आप कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। तो देखो बेटा क्या होगा, जब कंट्रोल यहाँ पे पहुंचेगा तो वेरी फर्स्ट देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए जो पहली कंडीशन है, मैंने आपको बताया कि ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन है ये कैसी होगी, बूलियन। कैसी होगी, बूलियन। यहां पर भी ये जो टेस्ट एक्सप्रेशन लगी है ये कैसी होगी, बूलियन। ये भी टेस्ट एक्सप्रेशन कैसी होगी, बूलियन होगी।
और ये भी एक्सप्रेशन कैसी होगी, बूलियन। मैंने आपको फर्स्ट पहली ही क्लास में ही बताया था, जब मैंने आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने आपसे बताया था कि जब कभी भी टेस्ट एक्सप्रेशन की बात होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल बी अ बूलियन एक्सप्रेशन। अब बूलियन एक्सप्रेशन है तो इट विल प्रोड्यूस द रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले ये वाली जो कंडीशन है ये कंडीशन टेस्ट होगी। ठीक है, देखो क्यों सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होगी, क्योंकि ये सीक्वेंस में सबसे ऊपर है, इसलिए सबसे पहले ये वाली एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी। तो जब ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी, ठीक है, जब ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी तो इवैल्यूएट होने के बाद अब बूलियन एक्सप्रेशन है, जब बूलियन एक्सप्रेशन है तो इसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। वी हैव ओनली टू बूलियन वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। तो व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर बूलियन एक्सप्रेशन विल बी इवैल्यूएटेड, जब ये टेस्ट एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी तो इवैल्यूएट होने के बाद या तो ये ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी फॉल्स। अब देखो बेटा क्या होगा उस केस में, अगर रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सप्रेशन इज ट्रू, तो सेम एज जैसा आपने एक में पढ़ा था या आपने इफ एल्स में पढ़ा था, क्या होगा, कंट्रोल विल एंटर इनटू इफ्स बॉडी। कंट्रोल बेटा कहां पे एंटर कर जाएगा, इफ की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, मतलब यहां पर। ठीक, जब कंट्रोल यहां पर एंटर कर जाएगा, अब देखिए क्या होगा, व्हाटएवर स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंट विद इन दिस ब्लॉक। ठीक है, मतलब कहने का है कि जो भी एक्सप्रेशन ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, जो भी एक्सप्रेशन ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, उस एक्सप्रेशन से रिलेटेड या एसोसिएटेड जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे दे विल एग्जीक्यूट। क्या कहा मैंने कि व्हाटएवर एक्सप्रेशन वी हैव टेकन 4 एक्सप्रेशंस ओवर हियर, 1 2 3 and 4, ठीक है, तो व्हाटएवर एक्सप्रेशन दिस वन और दिस वन और दिस वन और दिस वन, जो भी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगी तो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। जब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसका, ठीक, सपोज ये फर्स्ट एक्सप्रेशन जब इवैल्यूएट हुई और इवैल्यूएट होने के बाद अगर इस एक्सप्रेशन ने रिजल्ट क्या प्रोड्यूस किया, ट्रू, तो उस केस में क्या होगा, दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, बिकॉज दीज स्टेटमेंट्स आर एसोसिएटेड विद दिस एक्सप्रेशन। ठीक, ये जो स्टेटमेंट है वो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से क्या है, एसोसिएटेड है। तो जब ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने के बाद ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, मैंने आपसे बताया था कि कंट्रोल किसी भी ब्लॉक में एंटर कर जाए, डजंट मैटर, लेकिन जब किसी भी ब्लॉक में एंटर करेगा तो उसके बाद फिर से एग्जीक्यूशन कैसा हो जाएगा, सीक्वेंशियल हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट जिस ऑर्डर में दिए होंगे इन द सेम ऑर्डर दे विल एग्जीक्यूट, जिस ऑर्डर में दिए उसी ऑर्डर में वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब देखिए ये पहले स्टेटमेंट दिया तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा और ये बाद में एग्जीक्यूट होगा। अब इसके बाद देखिए कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल द स्टेटमेंट्स कंट्रोल will transfer to the rest of the program. After executing these block of statements, control will transfer to the rest of the program. Means to say कि जो भी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगी उसके बाद के जितनी भी एक्सप्रेशंस होंगी they will not evaluated या they will not execute। समझ में आ रही बात कि मैंने क्या कहा कि जो भी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगी, सपोज यहां पर कितनी कंडीशंस लगा रखी है, 1 2 3 4 और एक ये एल्स लगा हुआ है। देखिए इस केस में एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो एल्स ब्लॉक होता है, ये जो एल्स ब्लॉक है, दिस इज कॉल्ड एज फाइनल फॉल्स ब्लॉक। क्या कहलाता है, फाइनल फॉल्स ब्लॉक। दिस इज कॉल्ड एज फाइनल फॉल्स ब्लॉक। अभी इसके बारे में हम आपको बताएंगे बहुत सारी चीजें फाइनल फॉल्स ब्लॉक के बारे में। ठीक, तो अब देखिए यहां पर क्या होगा कि मैंने आपसे क्या कहा, व्हाटएवर कंडीशन इज ट्रू, जो भी कंडीशन ट्रू हुई है या जिस भी कंडीशन ने ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, तो स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट एक्सप्रेशन, जो भी उस पर्टिकुलर
स्टेटमेंट से एसोसिएटेड जो भी उस पर्टिकुलर कंडीशन से एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट कर जाएंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम पे। मतलब इसके बाद ना ही कोई एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी और ना ही कोई दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, अब यहां पर देखिए, अगर इस एक्सप्रेशन ने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया फॉल्स, ठीक, ये तो ट्रू की बात थी। अगर इस एक्सप्रेशन ने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया फॉल्स, तो देखो बेटा उस केस में क्या होगा, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे। ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन ने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया फॉल्स, तो आपका कंट्रोल कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे। समझ रहे बात, कंट्रोल कहां पे ट्रांसफर होगा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे। अब इसके नेक्स्ट एक्सप्रेशन का मतलब इस टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद जो एक्सप्रेशन लिखी है, कंट्रोल वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है बेटा, ये इवैल्यूएट होगी, फिर सेम प्रोसीजर फॉलो होगा कि अब ये एक्सप्रेशन कैसी है, बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक, तो रिजल्ट या तो इसका ट्रू निकलेगा या इसका फॉल्स निकलेगा। ठीक, अब अगर इसका रिजल्ट ट्रू निकलता है तो उस केस में क्या होगा, कंट्रोल इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएगा, और इस टेस्ट एक्सप्रेशन से एसोसिएटेड जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है that will execute, and after that control will transfer to the rest of the program. Means to say the second and third, मतलब third and fourth expression and the final false block will be skipped. ठीक है, they will be skipped. Control will jump to the rest of the program. Control कहाँ चला जाएगा, rest of the program पे। After that if this expression produces the result as false, same as, तब कंट्रोल आपका कहाँ जाएगा, कंट्रोल आपका ट्रांसफर होगा नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे। कहां पे जाएगा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे। नाउ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल बी टेस्टेड। अब ये एक्सप्रेशन टेस्ट होगी, सेम एज मैंने आपसे कहा कि भाई ये एक्सप्रेशन कैसी है, बूलियन एक्सप्रेशन है, सेम एज या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी तो उस केस में कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएगा। तो जब ये टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी तो इससे एसोसिएटेड जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो ये है। तो जब ये एक्सप्रेशन ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कहां ट्रांसफर हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम पे। ठीक है, उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल कहां ट्रांसफर होगा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे। नाउ द लास्ट एक्सप्रेशन विल बी टेस्टेड। अब ये एक्सप्रेशन टेस्ट होगी। जब ये एक्सप्रेशन टेस्ट होगी तो एक्सप्रेशन टेस्ट होने के बाद सेम एज, अगर रिजल्ट इस एक्सप्रेशन का ट्रू निकलता है, अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू निकलता है तो कंट्रोल हमारा इस ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएगा और ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस सेट ऑफ स्टेटमेंट कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। कंट्रोल कहां ट्रांसफर हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम पे ट्रांसफर हो जाएगा। सेम एज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तब कंट्रोल कहां चला जाएगा, फाइनल फॉल्स ब्लॉक में। कहां चला जाएगा, फाइनल फॉल्स ब्लॉक में। जैसे आपने इफ में पढ़ा कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो उसके बाद क्या एग्जीक्यूट कर जाता था, एल्स एग्जीक्यूट कर जाता था। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती थी तो क्या एग्जीक्यूट करता था, एल्स एग्जीक्यूट कर जाता था। अब देखिए यहां पर क्या होगा, सबसे पहले एक बात समझिए, मैंने आपसे क्या कहा कि इस कंस्ट्रक्ट को आप देखिए, इस कंस्ट्रक्ट में क्या हुआ, जब नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स इंक्रीज कर जाते हैं तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इफ एल्स इफ का। ठीक है, तो इफ एल्स इफ के कॉन्सेप्ट मैंने आपसे बताया कि देयर विल बी मोर देन वन कंडीशन, देयर विल बी मोर देन वन कंडीशन। ठीक है, मैकेनिक्स में मैंने आपको इसके बताया कि जो भी एक्सप्रेशन, जो भी टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से एसोसिएटेड जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा और उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम पे। मींस टू से रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशंस विल नॉट बी टेस्टेड, rest of the expressions will not be tested and the final false block will be skipped by the control. Yeah, you can say rest of the expressions and the final false block will be skipped by the control and control will transfer to the rest of the program. तो अगर पहली सिचुएशन ही ट्रू हो जाएगी, अगर पहली कंडीशन ही ट्रू होती है, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद की कोई भी एक्सप्रेशन इवैल्यूएट नहीं होगी और फाइनल फॉल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर पहली फॉल्स होती है तब सेकंड एक्सप्रेशन आपकी क्या होगी, इवैल्यूएट होगी।
अगर ये ट्रू हो गई तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएंगे, है ना, और उसके बाद जो है कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम पे। अगर ये फॉल्स हो गई तो थर्ड वाली टेस्ट होगी, अगर थर्ड वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएंगे और कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम पे। अगर थर्ड भी फॉल्स हो गई तो फोर्थ वाली एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी, अगर फोर्थ एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होकर ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करती है तो स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद द फोर्थ expression they will execute and after that control will transfer to the rest of the program। अगर फोर्थ वाली भी फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल कहां चला जाएगा, फाइनल फॉल्स ब्लॉक में, और आपका फाइनल फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए एक बात हम आपसे करते हैं कि यहां पर जो फाइनल फॉल्स ब्लॉक होता है, ये जो ब्लॉक होता है फाइनल फॉल्स ब्लॉक, ये ब्लॉक होता है ऑप्शनल। ये बेटा कैसा होता है, ऑप्शनल। मतलब अगर आप इफ एल्सिफ के कंस्ट्रक्ट में एल्स पुट कर रहे हैं देन इट इज ओके, और अगर आप एल्स नहीं भी पुट कर रहे हैं देन ऑल्सो इट इज ओके। अगर आप एल्स लगा रहे हैं फाइनल फॉल्स ब्लॉक अगर आप अपने कंस्ट्रक्ट में रख रहे हैं तब भी ठीक है, और अगर आप फाइनल फॉल्स ब्लॉक नहीं रख रहे हैं तब भी ठीक है, क्योंकि यहाँ इस कंस्ट्रक्ट में इफ एल्सिफ के कंस्ट्रक्ट में जो फाइनल फॉल्स ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है वो कैसा होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, ठीक, अब इफ ऑल द एक्सप्रेशन बिकम्स फॉल्स, अगर सारी एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगी, फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगी, तो इन एक्सप्रेशन से एसोसिएटेड जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और यहाँ पर फाइनल फॉल्स ब्लॉक हमने दे रखा है तो क्या होगा, फाइनल फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। फाइनल फॉल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करेगा, फाइनल फॉल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट करेगा कब, जब नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस, जितनी भी नंबर ऑफ एक्सप्रेशन आपने इस कंस्ट्रक्ट में लगा रखी हैं, व्हेन ऑल द कंडीशंस बिकम फॉल्स, जब सारी कंडीशंस क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, जब सारी कंडीशंस क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी, फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी, तो उस केस में क्या होगा, फाइनल फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन देखिए कि अगर आपने फाइनल फॉल्स ब्लॉक नहीं रखा है, अगर आपने कंस्ट्रक्ट में फाइनल फॉल्स ब्लॉक नहीं रखा है एंड नो द एक्सप्रेशन बिकम ट्रू, और कोई भी एक्सप्रेशन जो है, जितनी भी आपने एक्सप्रेशन लगा रखी है इसमें से कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू नहीं हो रही है और फाइनल फॉल्स ब्लॉक भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि व्हेन ऑल द एक्सप्रेशन बिकम्स फॉल्स एंड देयर इज नो फाइनल फॉल्स ब्लॉक, तो नो एक्शन विल बी टेकन, कंट्रोल विल डायरेक्टली ट्रांसफर टू द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, इफ ऑल द एक्सप्रेशन बिकम्स फॉल्स एंड फाइनल फॉल्स ब्लॉक इज प्रेजेंट इन द कंस्ट्रक्ट, देन व्हाट विल हैपन, अब इसके बाद क्या होगा, अगर फाइनल फॉल्स ब्लॉक प्रेजेंट है और सारी एक्सप्रेशन ट्रू हो गई, सारी एक्सप्रेशंस क्या हो गई, फॉल्स हो गई हैं, तो फाइनल फॉल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये है इफ एल्सिफ का कॉन्सेप्ट। हमें क्या करना है कि जितने भी कंस्ट्रक्ट हमें पढ़ने हैं, हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है उनके मैकेनिक्स पे। एक बार अगर आपको कंस्ट्रक्ट का मैकेनिक्स समझ में आ गया तो फिर आपको कंस्ट्रक्ट को यूज करने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद हम आपको एक बार ये कंस्ट्रक्ट दिखाते हैं, ठीक है, विदाउट एल्सिफ, विदाउट एल्स और एक बार विद एल्स। ठीक है, तो आप इसको विदाउट एल्स भी ले सकते हैं और आप इसको विद द एल्स भी ले सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको फाइनल फॉल्स ब्लॉक के साथ भी ले सकते हैं और बिना फाइनल फॉल्स ब्लॉक के भी ले सकते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इफ एल्स और इफ एल्सिफ से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे और जो भी क्वेश्चंस मैं बोलूंगा उनको नोट करेंगे, और नोट करने के बाद मैं 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल सॉल्व। थैंक यू फॉर द क्लास।